हेलो एंड वेलकम अगेन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, जो कि हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये कंटेन करता है 7 to 9 मार्क्स बोर्ड में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग हेडिंग कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है, इसको अगर हम लोगों को समझना है तो सबसे पहले ना हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या है भाई बेसिक चीज़ें? तो आप ना प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th 11th में क्या पढ़ चुके हैं, एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसिड। और एसिड जब भी बेस से रिएक्शन करता है ये क्या बनाता है भाई, हम लोगों का बनाता है ये सॉल्ट, और ज़रूरत पड़ने पर वाटर भी बना लेता है, तो हम लोग वाटर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट बनते हैं इन्हीं सॉल्ट से ये कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब चलिए जरा एग्जांपल हम लोग देखें। तो जैसे मान लीजिए एसिड के तौर पे मैं ले लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। और बेस के तौर पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर NaOH, यानी कि हम लोग क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हम लोगों का बनेगा NaCl, और प्लस हम लोगों का बनेगा वाटर। ठीक है, तो ये जो है ना NaCl, ये क्या हो गया, हम लोगों का एक सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब जब हम लोग सॉल्ट्स कैसे बनते हैं ये बात जब समझ चुके हैं, तो सॉल्ट्स को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अब ये क्वेश्चन आता है ना। व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल मिक्स मोर वन टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट? तो ऐसा केस जब होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट को अगर मिलाया जाए तो क्या बन सकता है? तो देखिए अब यहाँ पर होगा, अगर हम लोग सॉल्ट को दूसरे किसी सॉल्ट से मिलाते हैं तो ये बन सकता है या तो डबल सॉल्ट, ठीक है, या फिर बन सकता है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, और इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसका और भी नाम है, हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्ट प्लस सॉल्ट मिलाने से क्या डबल सॉल्ट बन सकता है? जी हाँ, डबल सॉल्ट भी बन सकता है। तो क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है। तो उसके क्या कंडीशन होंगे, ये चीज़ डिपेंड करता है सॉल्ट के नेचर के ऊपर। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखा, हम लोगों के पास क्या है, एक मैं ले लेता हूँ KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, MgCl2। तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा ना तो ये हम लोगों का नॉर्मली KCl और डॉट MgCl2 ही बनेगा। तो इस टाइप के सॉल्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये क्या है, हम लोगों का डबल सॉल्ट ही है, डबल सॉल्ट। अब इसका डबल सॉल्ट का ना बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर हम लोग इस चीज को देखें तो जैसे हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या होता है भाई मोहर सॉल्ट? तो जब हम लोग फेरस सल्फेट को FeSO4 को मिक्स करते हैं अमोनियम सल्फेट सॉल्ट से NH4SO4, है ना, और इसको हम लोग कर लेंगे ट्वाइस। जब इसको हम लोग मिक्स करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मिक्स करने के लिए आपको वाटर में डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो डिसॉल्व करने के बाद जो मिलता है वो हम लोगों का मिलता है डबल सॉल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FeSO4। और डबल सॉल्ट की एक अच्छी बात यह है कि आपको डॉट लगा के लिख देना होता है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा NH4 ट्वाइस SO4, और साथ में ही होता है हम लोगों का 6H2O, मतलब ये हाइड्रेटेड होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको नॉर्मली बोलते क्या है, हम लोग बोलते हैं अमोनियम फेरस अमोनियम, और क्या बोल देंगे भाई, सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख देता हूँ
ये हम लोगों का हो जाता है सल्फेट। ठीक है, और इसी का कॉमन नेम क्या होता है, तो ये होता है मोहर सॉल्ट, जो आप लैब में यूज भी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों का एक आता है पोटास एलम। ठीक है, तो पोटास एलम में हम लोग क्या करते हैं, तो अच्छा इसको मैं मेंशन भी कर दूं कि ये हम लोगों का क्या है, डबल सॉल्ट है। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग पोटास एलम को अगर लें तो हम लोगों के पास है K2SO4, फिर हम लोग ले लेते हैं Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, जब इसको हम लोग आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वाटर का तो प्रेजेंस रहेगा ही, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाटर में डिजोल्व करके ही बनाएंगे हम लोग सॉल्ट को। तो ये हम लोग लिखते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस और डॉट 24H2O। तो ये हम लोगों का हो जाता है पोटासियम। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और फिर हाइड्रेटेड फॉर्म में है ना, तो पोटास एलम बोल देते हैं, या इसी को हम लोग बोल देते हैं फिटकरी, है ना। अगर पोटेशियम की जगह पे आयरन का सल्फेट लिए होते तो वो क्या बन जाता, वो हम लोगों का बन जाता क्या, तो आयरन का एलम बन जाता है, या फेरस एलम जिसको बोलते हैं। ये भी एक क्या है, ये भी एक है डबल सॉल्ट। ठीक है, अब डबल सॉल्ट का नेचर क्या होता है, तो देखिए, वेन एवर वेन एवर वी डिजॉल्व the double salt the double salt in water, it it break down completely into their ions, ये कंप्लीट तरीके से अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन जब हम लोग वही बात करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो ब्रेक डाउन नहीं होंगी, तो अब देखिए, अगर इसी सॉल्ट और सॉल्ट के ही मिक्सर को हम लोग लें, जैसे मैं ले लेता हूं फेरस का साइनाइड यानी कि FeCN2, ठीक है, और साथ में मैं ले लेता हूं KCl, तो दोनों ही हम लोगों का क्या है, सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट को जब हम लोग मिलाए तो हम लोगों को क्या मिला कि जब इसका सॉल्ट का 4 मोल हम लोग लेते हैं, यानी कि 1:4 के रेशियो में, तो ये क्या बन जाता है K4, और फिर हम लोगों का बन जाता है Fe, और फिर ये हम लोग लिखे CN6 टाइम, और ये हम लोगों का सॉल्ट बन गया। अब ये सॉल्ट जो है ना, ये सॉल्ट हम लोगों का क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, ये कभी भी पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। अगर इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो केवल और केवल 4K पॉजिटिव प्लस ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, वो एज इट इज ब्रेक डाउन, मतलब एज इट इज मिलता है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग निगेटिव आयन में लिख दे रहे हैं इसको। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट do not ionize do not ionize completely into water। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का हो गया डबल सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब अगर कई बार बोर्ड में पूछता है डिफरेंस कि राइट राइट द डिफरेंस बिटवीन complex salt एंड डबल सॉल्ट। ठीक है, तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों को पूछ लेता है। ये तो क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या करें भाई, सीधे सीधे ना 2 कॉलम बना ले। एक साइड में मैं लिख देता हूं डबल सॉल्ट,
और दूसरे साइड में मैं लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इसका डिफरेंस हम लोगों को लिखना होता है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ना, इट कंटेन्स क्या, आयोनिक और क्या रहता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड ही जनरली मिलते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या मिलता है, इट कंटेन्स, एक चीज बहुत जरूरी है इसमें, क्या कंटेन करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, but also contains, but can contain, it can contain क्या, तो कोवेलेंट ऑब्लिक और आयनिक बॉन्ड। जरूरी क्या है इसमें, जरूरी है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का होना, जबकि इसमें जरूरी नहीं है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट मैं लिख दूंगा क्या, कि इट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, ये वाटर में कंप्लीट तरीके से आयोनाइज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कभी भी वाटर में पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता है। तो इट डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक बेसिक डिफरेंस हो गया। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें ना हम लोगों का जो पेरेंट सॉल्ट होता है उसी की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट सॉल्ट इज फाउंड, जो जिस सॉल्ट से मिलकर बना होता है उसी की प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखने को मिलता है। जबकि यहां पर द प्रॉपर्टीज ऑफ complex salt of complex salt is is completely different than parent salt। ठीक है, तो ये हम लोगों का बेसिक डिफरेंस हो गया। 3 पॉइंट डिफरेंस हम लोग ले लिए, 3 मार्क्स ले लेंगे। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता कैसे है। लेकिन क्या बस इतने ही जानने से हम लोगों का चैप्टर तो आ नहीं गया। अब हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर the class of inorganic compound that do not ionize completely and having some own properties, ठीक है, इसके पास अपने खुद के प्रॉपर्टीज होते हैं, एंड कंटेन्स व्हाट, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों का बेसिक डेफिनेशन हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब हम लोग आते हैं किस पे, टर्मिनोलॉजी पे। ठीक है,
तो टर्म्स जब हम लोग जान जाएंगे तो हम लोगों को पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। तो इससे ना बोर्ड में क्वेश्चन रेयरली आता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को टर्म्स जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, सबसे पहले टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर Fe और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NH3 और ये 6, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज मैं दे रहा हूँ। तो जब ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज़ लिखे हैं उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा मैं लिख देता हूँ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसके ऊपर क्या हो, कोई चार्ज ना हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Fe और यहाँ पे मैं लिख दूंगा Cl ट्वाइस और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH3 और ये हो गया हम लोगों का 4। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तीसरा मैं लिख देता हूँ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है एनायन का मतलब क्या हुआ भाई, तो एनायन का मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे थे FeCN6, तो मैं यहाँ पर दूंगा क्या, तो ये हम लोगों का हो जाएगा -4 चार्ज। तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि कैटायनिक, न्यूट्रल या एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें आगे की टर्मिनोलॉजी का, तो जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर लिया हूँ एग्जाम्पल K4Fe और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CN6। ठीक है, और मैं यहीं पे साथ में दूसरा एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा Fe और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH3 और ये 6 टाइम है और यहाँ पर मैं Cl2 लिख दिया। अब आप देखेंगे क्या कि जो हम लोगों के पास स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीजें हैं ये पर्टिकुलर है ना, तो इसमें क्या है, इसमें ना ये बाद में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो लिखे हैं हम लोग, ये कहाँ लिखे हैं, पहले लिखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें है क्या भाई, FeCN6 एक नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, जबकि FeNH3 ये एक पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बाद जो भी चीजें बचती है ना उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के लिए मैंने पोटेशियम को लिख दिया, और यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव के लिए मैंने क्लोराइड को लिख दिया, है कि नहीं। तो ये चीजें हम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कब कैटायनिक और कब एनायनिक। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर की चीजें हैं इसको हम लोग बोलते क्या है, तो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर वो नेगेटिवली चार्ज हो, इसका नाम सेम हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं काउंटर और स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, अब काउंटर और स्पेक्टेटर आयन जो है वो क्या काम करता है, तो काउंटर और स्पेक्टेटर आयन केवल कॉम्प्लेक्स के चार्जेस को बैलेंस करता है। ठीक है, काउंटर और स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, तो ये हम लोगों को चीजें पता होना चाहिए कि काउंटर और स्पेक्टेटर आयन कहाँ पे लिखा गया है। तो कैसे पता चलेगा, तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर की चीजें हैं, जैसे इसमें K4 ही है और इसमें Cl नेगेटिव ही है, तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर की चीजें होती हैं वो काउंटर और स्पेक्टेटर आयन ही होता है। ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ये लिखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा चीज आता है हम लोगों का
कि हम लोग ये Fe6 को क्या बोलते हैं, या फिर यहाँ पर जो पहले लिख दिया गया, जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीजें लिख दी गई हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीजें हम लोगों की रहती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये या फिर ये दोनों को मिलाकर मैं क्या लिख देता हूं, दोनों का एग्जाम्पल क्या है, तो हम लोग लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोगों को पता चल गया क्या होता है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रांजिशन मेटल लिखा गया है, यहाँ पर Fe है और यहाँ पर भी Fe है। वो कोई भी ट्रांजिशन मेटल या फिर कोई भी हैवी मेटल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, मैं आप लिख देता हूं द मेटल एटम ऑब्लिक आयन present in coordination entity को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल और एटम या फिर आयन। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में क्या लिखना पसंद करते हैं भाई, तो सेंट्रल मेटल एटम CM में बोल देते हैं। अब इसके अलावा भी इसमें एक चीज बच गया है जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो क्या है, तो यहाँ पर है CN6 और यहाँ पर है NH3 6। अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं लीगेंड्स। ठीक है, ये हम लोगों का कहलाएगा लीगेंड्स। अब लीगेंड्स के पास क्या टेंडेंसी होती है, डोनेट इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरल जो नेम होता है कि काउंटर आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लीगेंड्स क्या होते हैं, ये चीज हम लोग समझ गए, है ना। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोगों को लीगेंड्स को डिस्कस कर लेना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो हम लोगों को बेसिकली जरूरत किसकी है, हम लोगों को जरूरत है किसका, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, जिसको आप कहाँ लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ये चीज आपको पता चल गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहीं पे लगे हाथ हम ये भी मेंशन कर दें सेंट्रल मेटल एटम के लिए कि दे आर जनरली क्या होते हैं भाई, जनरली हैवी मेटल, हैवी मेटल। ठीक है, हैवी मेटल का कहने का सेंस क्या है, लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, लार्ज साइज के। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, लीगेंड्स के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये लीगेंड्स क्या होते हैं। तो लीगेंड्स कुछ स्पेशल नहीं होता है, लीगेंड्स एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लीगेंड्स आर द केमिकल स्पीसीज, लीगेंड्स आर द केमिकल species that donate electron to the central metal atom, central metal atom। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं, तो ऐसा केमिकल स्पीसीज होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। अब आपको एक बात और पता है कि जो भी केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एज वी नो, एज वी नो क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज आर act as
एज लेविस बेस, लेविस बेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिगेंड्स जो होते हैं वो लेविस बेस होते हैं। ठीक है, इट मीन्स all ligands all ligands are actually क्या होते हैं, एक्चुअली लेविस बेस होते हैं, लेविस बेस। ठीक है, चलिए अब ये किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये चीज भी मेंशन हो गया है, सेंट्रल मेटल एटम को। यानी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता होगा, तो वो लेविस एसिड कहलाता है ना। और इसका मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर कैसा काम करता है, एज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एज सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम accept electron from ligands, it means what, तो central metal atom will act as Lewis acid। अब यहां पर आपको ना ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, आप जानते हैं नॉर्मली मेटल्स के पास कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, अब जो भी स्पीसीज जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या नॉर्मली कोई भी मेटल जब आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है तो उस टाइम वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अब यानी कि जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो इन नॉर्मल कंडीशन मेटल के जो एटम्स होते हैं वो कैसा काम करते हैं, बेस के जैसे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसेप्ट हो जाता है उल्टा। क्या कंसेप्ट हो गया भाई, तो यहाँ पर ना मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करके पहले क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इसी वजह से ये क्या कहलाता है, लुईस एसिड। और डोनेट कौन कर रहा है भाई, तो डोनेट कर रहे हैं लीगेंड्स, यानी कि लीगेंड्स हो गए हैं हम लोगों के बेस। नॉर्मल आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल, तो मेटल होता है बेस, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से वो होते हैं एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो लीगेंड्स के टाइप की। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टाइप ऑफ लीगेंड्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ लीगेंड्स में क्या है, हम लोगों के पास तीन कैटेगरी के यहाँ पर भी लीगेंड्स होंगे। जैसे कि हम लोग क्या किए थे, हम लोग किए थे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक तो हम लोगों का हो जाएगा सबसे कॉमन वाले को मैं सबसे पहले लिखता हूं, एनायनिक लीगेंड हो जाएगा। दूसरा जो हम लोगों का हो जाएगा न्यूट्रल लीगेंड हो जाएगा, और तीसरा जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैटायनिक लीगेंड हो जाएगा। एनायनिक लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेंगे, लेकिन इनके पास पहले कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन, सीएल आयन। ठीक है, मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ ऑक्जिलेट आयन। तो ये सब क्या हो गए, हम लोगों के नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हो गए। लेकिन वही अगर हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें, तो जैसे मैंने लिख दिया वाटर, तो वाटर के ऊपर चार्ज तो नहीं है, लेकिन लोन पेयर होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स बोल रहे हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दिया NH3, या मैं लिख दिया PH3, ये सब क्या होंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। कैटायनिक लिगेंड्स हम लोगों के थोड़े से कम ही हैं, लेकिन फिर भी है। तो ये जैसे मान लीजिए मैं NO पॉजिटिव लिख दिया, NO2 पॉजिटिव लिख दिया, तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करता है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है, यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के कैटायनिक लिगेंड्स के जैसे काम कर लेते हैं। अब एक टर्म आता है लिगेंड्स के लिए, क्या, लिगेंसी। ठीक है, या डेंटेसी। ठीक है, तो मैं यहां पे बात करता हूं लिगेंसी ऑब्लिक डेंटेसी की।
तो लिगेंसी और डेंटेसी क्या है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लोग डोनेट करेंगे, पेयर में ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, वो उसका क्या कहलाता है, डेंटेसी कहलाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर donated by the ligands are called their डेंटेसी। ठीक है, डेंटेसी बोलते हैं हम लोग। अब डेंटेसी के बेसिस पे लिगेंड्स जो होते हैं हम लोगों के कई सारे टाइप के हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग बोल दें मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होगा भाई, तो जो क्या करे, वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाए जो। ठीक है, तो ये हम लोगों का मोनोडेंटेट लिगेंड्स होगा। अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो जैसे क्लोराइड आयन के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज होता है, या हाइड्रोक्सिल आयन जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है, या NH3 जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 5 तो डोनेट करेगा नहीं, है ना, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का आ जाता है बाइडेंटेट लिगेंड। अब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या मतलब होता होगा, तो बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या होंगे, ऐसे लिगेंड्स जो क्या करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, है ना। तो बाइडेंटेट का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो ऑक्सलेट आयन हम लोग लिख देते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है, या मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया सल्फेट -2, या हम लोग लिख देते हैं सबसे कॉमन EN, यानी कि EN का मतलब क्या हुआ बच्चे, तो हम लोग लिखते हैं इथाइलिन डाईएमीन। तो यहाँ पर NH2 और ये हम लोगों का CH2 और फिर NH2 आ जाता है। तो इसमें ना ये और ये जो दोनों नाइट्रोजन के एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का आ जाएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स तो क्या होगा भाई, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट्स करेगा कोई लिगेंड्स, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वो हम लोगों का कहलाएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में आपको पता है फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज रहता है, या फिर अगर हम लोग बात करें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा NH2 CH2 CH2 और फिर NH, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 CH2 और NH2। तो यहाँ पर देखिए एक ये नाइट्रोजन, एक ये और एक ये, हम लोग क्या बोल देते हैं, तो डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, है ना, इसका नाम जो है डाई इथाइलिन ट्राईएमीन हो जाता है, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हो गया। ऐसे ही हम लोगों का आ जाता है टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड, तो जब कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जब कोई डोनर होगा, पेयर डोनर, तो उसको हम लोग बोल देंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। अब इसका भी कॉमन एग्जांपल मैं अगर लिखूं तो हम लोग कुछ करना नहीं है, इथाइलिन डाईएमीन से ही हम लोग बना लेंगे इसको। तो ये दूसरा हो गया, फिर ये हम लोगों का 2 CH के बाद लगाने के बाद ये तीसरा हो गया, यहाँ पर एक ही H रहेगा, फिर ये हम लोगों का क्या हो गया, चौथा डोनर एटम हो गया। देखिए 1 2 3 और 4, है ना। तो अब ये ट्राई इथाइलिन हो गया और टेट्राएमीन हो गया, है ना। ऐसे ही हम लोगों का आता है पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड, और ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो कई बार डायरेक्टली पूछा गया है कि पेंटाडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल बता दीजिए आप, है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो हम लोगों का क्या हो जाता है, पेंटाडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। और पेंटाडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल जो है क्या है, EDTA और -3 रहता है। ठीक है, अब इसके नाम में ही इसका एग्जाम्पल छुपा हुआ है,
इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। ठीक है, तो इथाइलिन का मतलब क्या हुआ, तो CH2CH2। डाइएमीन का मतलब क्या हुआ, तो मैं इधर भी अभी NH लिख देता हूँ, इधर भी अभी NH लिख देता हूँ, तो डाइएमीन हो गया। ट्राई एसीटेट, तो एसीटेट आयन आप जानते हैं यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, इस वजह से मैं क्या कर दे रहा हूँ, CH2 लिख रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली एसीटेट क्या होता है, तो CH3COO लिखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CH2C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और 3 टाइम लिखना है ये, तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ CH2C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और एक मैं इधर कर दूंगा तो ट्राई हो जाएगा हम लोगों का, तो CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हम लोगों का काम करेगा कैसा, तो पेंटाडेंटेट लिगेंड्स के जैसा। पहला डोनर एटम, दूसरा डोनर एटम, तीसरा डोनर एटम, चौथा डोनर एटम और पांचवा डोनर एटम, है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही हम लोग करते हैं क्या, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स करते हैं। अब हेक्साडेंटेट लिगेंड्स का क्या एग्जांपल है, तो अब इसमें भी कितने डोनर एटम होंगे, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जब होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा। अब इसका भी एग्जाम्पल क्या है, EDTA ही है, लेकिन यहां पर -4 देखने को मिलेगा। इसमें -3 कहां से देखने को मिला था, अगर आप ध्यान दें तो इस ऑक्साइड के ऊपर, यहां पर एक ऑक्साइड के ऊपर और यहां पर एक ऑक्साइड के ऊपर, इसी वजह से इसके ऊपर हम लोग 3 नेगेटिव चार्ज दिए थे। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें तो यहाँ पे -4 हो रहा है, तो बिल्कुल आसान है। इथाइलिन डाइएमीन, और ये अभी ट्राई नहीं है, टेट्रा है ना, टेट्रा एसीटेट है। तो स्ट्रक्चर हम लोग बना ले, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन तो हम लोगों का हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा N और यहाँ पे मैं लिख दूंगा N। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ना, वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, वो बना चुका है, जबकि यहाँ पर ये रहेगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोगों को टेट्रा लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा CH2C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा, तो CH2C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा CH2C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव कर दूंगा, है ना। अब क्या है, तो ये देखिए, पहला नेगेटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तीसरा नेगेटिव चार्ज, चौथा नेगेटिव चार्ज, और इसी वजह से हम लोग EDTA पे यहाँ पे क्या दिए हैं, 4 नेगेटिव चार्ज दिए हैं। तो चार तो हम लोगों के ऑक्साइड ही हो गए, फिर हम लोगों का ये नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, तो टोटल 6 डोनर एटम हो गए। इस वजह से क्या हुआ, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल हुआ, है ना। तो इसको ना EDTA क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज करते हैं एंटीडॉट के जैसे भी, एंटीडॉट फॉर मेटल पॉइजनिंग, फॉर मेटल पॉइजनिंग के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, मेटल्स से अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उस टाइम EDTA कम्प्लेक्स हम लोग देते हैं, तो वो मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है और बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देता। इस वजह से ये नॉर्मल डेली लाइफ के लिए भी हम लोगों का एग्जाम्पल है, और इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझ गए टाइप ऑफ लिगेंड्स, है ना, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या कैटायनिक, एनायनिक। इसके अलावा हम लोगों के पास क्या होता है, लिगेंड्स का कुछ बेसिक टाइप होता है, जैसे क्या होगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट क्या लिगेंड्स होगा, तो ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, द monodentate ligand, monodentate ligands having more than one donor atom are called ambidentate ligands,
एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर CN लिख दिया, तो CN में अभी जो डोनेट करेगा कार्बन करेगा, लेकिन अगर मैं इसी को NC लिख देता हूँ, है ना, ये N और ट्रिपल बॉन्ड C, तो अभी कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन करेगा, है ना। तो एम्बिडेंटेट्स लिगेंड्स। फिर हम लोगों के पास आता है क्या, ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स, तो ऐसे लिगेंड्स जो क्या करते हो, रिंग का फॉर्मेशन करते हो, वो हम लोगों का क्या कहलाता है, ब्रिजिंग लिगेंड्स कहलाता है। ठीक है। द लिगेंड्स having tendency to form ring with central metal atom are called bridging ligands। ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है। चलिए, जितने भी मोनोडेंटेट के अलावा जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनको हम लोग वन वर्ड में बोल सकते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जितने भी हैं वो सब ब्रिजिंग लिगेंड्स के जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर को। ठीक। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स।